हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे दैट इज सीरिया रीएडमिटेड इनटू द अरब लीग। अब सीरिया में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी जिससे कि उनको अरब लीग से निकाला गया है। अरब लीग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब बनी थी, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम सीरिया की बात करते हैं, उनके डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, वहां पर जो सिविल वॉर चल रही थी वो क्यों चल रही थी, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसको भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। सो आप देख सकते हैं, रिसेंटली द अरब लीग हैज रीएडमिटेड सीरिया इनटू द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ सस्पेंशन ओवर अ डेकेड। सो डेकेड से भी ज्यादा हो चुका है, सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया गया था, अब इसको रीएडमिट कर लिया गया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस रहेगी, क्या इंप्लीकेशंस होंगे, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। राइट, सो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं व्हाई हैज सीरिया रीएडमिटेड इनटू द अरब लीग। सो रीजंस क्या है, सस्पेंशन क्यों हुई थी वो देखते हैं, अब इसको रीएडमिट क्यों किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, सीरिया वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द अरब लीग इन 2011 आफ्टर इट वायलेंटली क्रैक डाउन ऑन द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब जो स्प्रिंग हुआ था, अगर आपको याद हो तो अरब स्प्रिंग में मेजरली आपको कंट्रीज देखने को मिलती हैं नॉर्दर्न अफ्रीका की, जो कि एक्सटेंड कर रही थी दैट इज इनटू मिडिल ईस्ट। सो आप देख सकते हैं वहां पर जब एंटी इस्टेब्लिशमेंट मतलब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जो गवर्नमेंट है उससे लोग खुश नहीं थे, और वहां पर आपको देखने को मिलता है अ सीरीज ऑफ सिविल वॉर। तो यहाँ पर 2011 में जो वहां के प्रेसिडेंट रहे हैं दैट इज बशर अल असद, वहां पर देखा गया है कि उनकी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थी और उन्होंने मेजर क्रैकडाउन किया था ऑन दी सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री। राइट, सो उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि सीरिया को यहां से अरब लीग से हटा दिया गया था। सो द अरब लीग accused सीरिया ऑफ नॉट complying with a peace plan that called for the withdrawal of military forces। सो यहां पर ये देखा गया था कि जब ये सिविल क्राइसिस हो रहे थे बहुत सारी कंट्रीज में, तो ये जो अरब लीग बनी थी वो किस प्रीमाइस पे बनी थी, एम क्या था कि हम यहां पर पीसफुल विड्रॉल करना चाहते हैं, किसका, मिलिट्री फोर्सेस का। लेकिन बशर अल असद ने ऐसा नहीं किया, मिलिट्री फोर्सेस पे क्रैकडाउन नहीं किया, रादर ऐसा देखने को मिला है देयर वर वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। दैट इज व्हाई 2011 में इनको अरब लीग से निकाल दिया गया था। Right, so the release of political prisoners and the start of a dialogue with the opposition groups। So यहाँ पर बशर अल असद ने ऐसा कुछ नहीं किया और यहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस ही एक्टिव रहीं, जो कि एक्चुअली में वायलेंट क्लैशेस कर रही थी विद द सिटीजंस ऑफ देयर कंट्री। राइट, सो डिस्पाइट ऑल अटेम्प्ट्स एट पीस नेगोशिएशंस एंड सीजफायर अग्रीमेंट्स, द वायलेंस कंटिन्यूड लीडिंग टू सीरियाज सस्पेंशन। सो 2011 में यहाँ पर काफी ज्यादा वायलेंट क्लैशेस देखने के बावजूद यहाँ पर अरब लीग ने काफी ज्यादा कोशिश करी कि यहाँ पर पीस सेटलमेंट हो पाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीज फायर के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस कंटिन्यू होता हुआ दिखा। अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम सीरियन सिविल वॉर की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस देखने को मिलती है दो मेजर पावर्स की, दैट इज़ रशिया एंड यूएसए, जिसकी वजह से ये जो सिविल वॉर है ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो अगर बशर अल असद की बात करते हैं तो उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, दी रशिया, दैट इज यूएसएसआर। जो रशिया है वो उनको सपोर्ट कर रहा था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रिबेल ग्रुप्स की बात करते हैं तो रिबेल ग्रुप्स को कौन सपोर्ट कर रहा था, दैट इज दी यूएसए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर प्लेयर्स ऐड हो गए थे, जिसकी वजह से ये जो मिलिट्री वायलेंस है वो कभी नहीं रुका। राइट, दैट इज वाई आपको सीरियन सिविल वॉर देखने को मिलती है। दिस हैड इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर सीरिया। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी लीग से इनको निकाल दिया गया था। अगर एक बड़ी लीग से इनको निकाल दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको इकोनॉमिक डैमेजेस भी देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए इनकी सस्पेंशन करी गई थी। अब रीएडमिशन क्यों करी गई है वो हम देख लेते हैं। सो द मूव सिग्निफाइज सॉफ्टनेस इन रिलेशंस बिटवीन सीरिया एंड अदर Arab governments and is seen as the start of a gradual process to resolve the crisis in Syria। अब ये स्टेज हो चुकी है कि सीरिया में पीसफुल नेगोशिएशंस तक ये पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अरब वर्ल्ड में भी इनके लिए थोड़ी सॉफ्टनेस जागी है, तभी इनको रीएडमिट किया गया है। सो आप देख सकते हैं जो क्राइसिस हुआ सीरिया में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो आपके प्री वॉर पॉपुलेशन थी दैट वाज 21 मिलियन एंड द डेथ्स ऑफ ओवर 3 लाख सिविलियंस। सो यू कैन इमेजिन कि ये जो सीरियन सिविल वॉर रहा है वो दर्दनाक रहा है उनके सिटीजन्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपको रेफ्यूजी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, प्लस वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो गई है।
So a committee involving Egypt, Saudi Arabia, Lebanon, Jordan and Iraq will be established to help Syria achieve these goals. So, but the decision does not mean a resumption of relationships between Arab states and Syria, as it is up to each country to decide this individually. अब रीएडमिशन तो कर दी है अरब लीग में, लेकिन अरब लीग के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सीरिया के साथ कैसे रिलेशंस रखना चाहते हैं, दैट इज अप टू देम. सो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं अरब नेशंस के, वो अरब नेशंस के इंडिविजुअली बायलेटरली सीरिया के साथ कैसे रिलेशंस रखना चाहते हैं वो उनके ऊपर है, राइट. सो आप देख सकते हैं, इट कॉल्स फॉर अ रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम सीरियाज सिविल वॉर इंक्लूडिंग द फ्लाइट ऑफ रेफ्यूजीज टू नेबरिंग कंट्रीज एंड ड्रग स्मगलिंग अक्रॉस द रीजन. सो यहाँ पर इसको स्टेबलाइज करने के लिए अरब लीग ने सीरिया को रीएडमिट कर लिया है, जिससे कि ये कहा जा रहा है कि ये जो सिविल वॉर की वजह से आपको और भी चीज़ें और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, दैट इज ड्रग स्मगलिंग. एंड अगर हम बात करते हैं रेफ्यूजीज जो हैं वो नेबरिंग स्टेट्स में चले गए हैं, तो ये क्राइसिस रोकने के लिए अरब लीग में इसको रीएडमिट कर लिया गया है. दैट इज अ मेजर स्टेप, जिससे आपको जियोपॉलिटिक्स चेंज होती हुई दिखेगी, राइट. सो दिस इज दी रीएडमिशन. अब अगर हम सीरियन सिविल वॉर टाइमलाइन की बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीरिया कहाँ पर एग्जिस्ट करता है. सीरिया अगेन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत सारी लोकेशन सीरिया के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी गई हैं. तो आप देख सकते हैं, दिस इज सीरिया. सीरिया के साथ आपको देखने को मिलता है लेबनान, उसके बाद आपको देखने को मिलता है टर्की एंड देखने को मिलता है इराक एंड जॉर्डन. अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दैट इज अलेप्पो. अलेप्पो जो है वो सीरिया की काफ़ी मेजर सिटीज़ में से एक है. इसको कहा जाता है द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ सीरिया. सो यहाँ पर यही कोशिश चलती रहती है. एक तरफ आपकी गवर्नमेंट है जिसको हेड कौन कर रहा था, बशर अल असद. उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, रशिया. ये जो बशर अल असद है जो कि प्रेसिडेंट है, लेकिन एक तरह से ये डिक्टेटर की तरह काम कर रहा था, जो कि एक्चुअली में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो भी आपको देखने को मिले थे, कब देखने को मिले थे, जब अरब स्प्रिंग हुआ था. क्योंकि अरब स्प्रिंग में आपको मेजॉरिटी कंट्रीज में एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले थे. सो यहाँ पर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले हैं, उसी के अगेंस्ट सीरिया में भी यहाँ पर अरब स्प्रिंग आपको देखने को मिलता है. तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो एक तरह से डिक्टेटर बन गए थे और वो अपने ही सिटीजन्स को प्रताड़ित कर रहे थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट ही वायलेंस कर रहे थे. तो आप देख सकते हैं सीरिया में अलेप्पो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है कि कौन इसको कंट्रोल करेगा. रिबेल ग्रुप्स यहाँ पर कंट्रोल करेंगे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इसको कंट्रोल करेगी. अगेन हम गवर्नमेंट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं थी, वो पॉपुलर पीपल की चॉइस नहीं थी. तभी आपको यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, राइट. सो ऐसे ही आपको जॉर्डन देखने को मिलता है, देन इज दी इजराइल. नेबरिंग यहाँ पर आपको जो सी देखने को मिलता है दैट इज दी मेडिटेरेनियन सी, राइट. सो अगेन आप देख सकते हैं सीरिया एक तरह से एक ऐसा स्पेस बन चुका है जहां पर बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर आपको प्रोमिनेंस आईएसआईएस की भी देखने को मिलेगी, रादर अलकायदा की भी देखने को मिलेगी, और एक तरफ है दैट इज द गवर्नमेंट जिसमें बशर अल असद जो कि डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं. सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी. किसी को तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट करने थे, कई यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपने रिलीजियस इंटरेस्ट देख रहे हैं, कोई ऐसा है कि जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट छोड़ना नहीं चाह रहा है. तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखने को मिलती है इन सीरिया. दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि जो सीरियन सिविल वॉर है, इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट सिविल वॉर्स दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. वाई? बिकॉज यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं जिनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं. कंट्री के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचा जा रहा है. सो अगर आप बात करते हैं अगेन रशिया की बात करते हैं, रशिया इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है. अगर हम बात करते हैं व्हाई इज रशिया सो कीन कि मैं यहाँ पर सीरिया के जो प्रेसिडेंट है उसको सपोर्ट करूँ, ऐसा क्यों किया जा रहा है. ऑब्वियस सी बात है इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन. अगर हम सीरिया की बात करते हैं, सीरिया इज वेरी क्लोज टू रशिया. सो यहाँ पर कुछ भी अनस्टेबिलिटी अगर होती है तो इवेंचुअली इफेक्ट किसको होगा, रशिया को. ऑन द अदर हैंड अगर आप यूएसए की बात करते हैं, यूएसए तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर अगर अनस्टेबिलिटी होती है तो यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज रशिया. प्लस
रशिया का यहाँ पर पोर्ट भी एग्जिस्ट करता है तुर्तुक में। तो अगेन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रशिया के काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर मेडिटेरेनियन का सी का एक्सेस भी देखने को मिलता है। तो सबके आपको सेल्फ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम यूएसए की बात करते हैं, यूएसए को कहा जाता है कि जनरली ये क्या कर रहे हैं, ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रिबेल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर वेपन्स दे रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं दो मेजर पावर्स आपको देखने को मिलती हैं, रशिया और यूएसए, जिनके बीच में आपको क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सॉफ्ट यहाँ पर था, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो बशर अल असद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया था, रादर उनको ये कहा गया था कि आप पीसफुल नेगोशिएशंस करें। लेकिन अगर हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्टर्न रहा है। यहाँ पर जो यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है वो जनरली एंटी इस्टेब्लिशमेंट ग्रुप्स जो आपको देखने को मिलते हैं वहां पर उनकी प्रोमिनेंस देखने को मिल रही है, राइट। सो दिस इज सीरिया। अगेन आपको इराक भी देखने को मिलता है। डन। आपको ये मैप अच्छे से पता होना चाहिए। अगर सीरिया की बात करते हैं तो बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन से हैं, जॉर्डन है, लेबनान है, टर्की है, इराक है, राइट। और एक तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। डन। सो दिस इज सीरिया। अब देखिए टाइमलाइन हम देख सकते हैं। अगेन आप देख सकते हैं, अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज 2011, मार्च 2011 यहाँ पर रिवोल्ट हुआ। वो रिवोल्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। सो एंटी गवर्नमेंट जो आपको एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला था सिटीजन्स का। क्यों, हाई करप्शन थी, ठीक है। अगर हम बशर अल असद की बात करते हैं तो इन पे करप्शन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। जिस भी कंट्री में आपको हाई अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वहां पर सिविल वॉर के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम्स में, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान इज ऑन दी वर्ज ऑफ अ सिविल क्राइसिस। सो यहां पर आप देख सकते हैं अगेन वही था, आर्म्ड रिबेलियन यहां पर आपको शुरू होता हुआ दिखा। अब 2012-2013 की अगर बात करते हैं तो यहां पर मेजर क्रैकडाउन करा गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके ऊपर, अपने ही सिटीजन्स के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, आपको यहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले थे अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2013 तो यहाँ पर यूएस falters. So the United States decides at the last minute against the strikes that it had threatened after the chemical weapons. USA ये क्लेम करता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे अपने सिटीजन्स पे अत्याचार किया है, जिसमें उन्होंने केमिकल वेपन्स भी यूज किए हैं। तो यहाँ पर यूएसए ये कहता है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यहाँ पर एंटर किया हूँ। दो उनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हो रहा था उसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर यूएसए आया, ऐसा कुछ नहीं था। यूएसए के खुद भी यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको अपनी प्रेजेंस कहाँ पर चाहिए, सीरिया में और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में इनको चाहिए ही चाहिए। दैट इज वाई दे हैव इंटरवीन्ड दिस एरिया, राइट। सो अगेन आप देख सकते हैं यूएसए फॉल्टर्स एंड यहाँ पर ईरान जो है वो भी अराइव करता है, क्योंकि जो लेबनीज मिलिशिया है जिसको हम हिजबुल्लाह कहते हैं एंड अलाई ऑफ ईरान, अब आपको पता है ईरान और यूएसए की नहीं बनती तो यहाँ पर किसकी बनेगी, रशिया की। तो यहाँ पर रशिया इसको सपोर्ट कर रहा है, एक्नॉलेजेस इट्स फाइटर्स एंड आर बैकिंग दी एम्बैटल्ड सीरियन रिजीम। सो अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दो भागों में ये चीजें बट चुकी हैं। एक तरफ यूएसए का वर्ग है, एक तरफ रशिया का वर्ग है। रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहा है। यूएसए किसको सपोर्ट कर रहा है, जो भी यहाँ पर रिबेल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सिचुएशन कॉम्प्लेक्स कब हो जाती है, जब यहाँ पर आईएसआईएस प्लस यहाँ पर हिजबुल्लाह भी यहाँ पर एंटर हो जाती है, प्लस कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। सो अगेन हम देख सकते हैं, अगर 2018 की बात करते हैं, जो रिबेल्स हैं दे कोलैप्स। सो बिसीज्ड एंड शेल्ड रिबेल bastions in Aleppo and eastern Ghouta near Damascus fall in December 2016 and 2018. सो अगर हम रिसेंट की बात करते हैं तो जो अलेप्पो का आपको वेस्टर्न सेक्टर देखने को मिलता है, वहां पर आपको इनकी प्रोमिनेंस देखने को मिलती है, दैट इज प्रेसिडेंट की, मतलब बशर अल असद की जो फोर्सेस हैं उनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलती है। सो अगेन हम कह सकते हैं जो रिबेल ग्रुप्स हैं वो धीरे धीरे करके कोलैप्स हो रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा आपको इंटरवेंशन देखने को मिल रही है मल्टीपल कंट्रीज की इन सीरिया, जिसकी वजह से जो सीरिया की सेटलमेंट है वो कभी भी नहीं हो पाई, राइट। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जस्ट टू
जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर हम बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ग्राउंड है जहां पर आपको रिबेल ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है, यहां पर आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं सब कुछ, राइट। दैट इज वाई सीरिया की जो सिचुएशन है दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। अब यहां पर क्योंकि इसको रीएडमिट कर लिया गया है तो हम अरब लीग के बारे में जान लेते हैं। सो अगर हम अरब लीग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीग ऑफ अरब स्टेट्स, जहां पर आपको ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जो कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका को रिलेट करती है। सो आप देख सकते हैं इट वाज फॉर्म्ड इन कायरो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इजिप्ट में, ऑन 22 मार्च 1945 में बनाई गई थी। अडॉप्शन किसका था ये आपसे पूछ सकते हैं। सो इट वाज द अडॉप्शन ऑफ अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इन 1944, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है। सो इट इज रिलेटेड टू द अरब स्टेट्स। अगर मेंबर कंट्रीज की बात कर सकते हैं तो 22 अरब कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। जो भी आपको नॉर्दर्न अफ्रीका में देखने को मिलते हैं वो नॉर्दर्न अफ्रीका सारी ही इनकी मेंबर स्टेट्स हैं। सो आप देख सकते हैं अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूटी, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सुडान, सीरिया, ट्यूनीशिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। सो ये 22 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलती हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द अरब लीग, राइट। सो अगेन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस ही बात है, कोई भी एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो वो क्या करने की कोशिश करती है, जो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हैं या सोशल प्रोग्राम्स हैं या कोई भी डिस्प्यूट्स रिलेटेड हैं, अगर अरब कंट्रीज में कोई डिस्प्यूट्स रिलेटेड हैं उसको भी सेटल करने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी, राइट। सो आप देख सकते हैं द साइनिंग ऑफ 13 अप्रैल 1950 ऑन द अग्रीमेंट on joint defense and economic cooperation also committed the signatories to coordination of military defense measures. So यहाँ पर military defense measures का भी एक provision आपको देखने को मिलता है, that is in the Arab League. सो इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिडिल ईस्ट, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट है, ये पोर्शन आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये पूछा जा सकता है कि अगर सीरिया को रीएडमिट कर लिया गया है अरब लीग में, इसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या होगी, राइट। सो अगेन आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो इंडिया हैज़ एंजॉयड सेंचुरीज ऑफ गुड रिलेशंस, बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं। अगर हम ईरान की बात करते हैं तो वहाँ पर हम पोर्ट भी बना रहे हैं, छाबार पोर्ट। तो अगेन आपको देख सकते हैं जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ से हमारे रिलेशंस हमेशा ही अच्छे रहे हैं। ऐसी अगर हम बात करते हैं, इंडिया शेयर्स गुड रिलेशंस विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द गल्फ। सो गल्फ रीजन की भी अगर बात करते हैं तो गल्फ रीजन में भी मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं। ऐसे ही द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर रिलेशनशिप आर ऑयल एंड गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम गल्फ रीजन की बात करते हैं तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दी ऑयल। सो ऑयल और गैस के लिए हम कहाँ पर डिपेंडेंट है, मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, हमें बहुत सारे रेमिटांसेस देखने को मिलते हैं, इंडियन रेमिटांसेस, जो कि जनरली हमारे जो लोग हैं वो कहाँ पर जा के काम कर रहे हैं, दैट इज इन दी गल्फ रीजन। सो आप कह सकते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा रेमिटांसेस भी मिलते हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की बात करते हैं तो हमारे जो नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस हैं जिसमें मोरक्को और अल्जीरिया हैं, दे आर इंपॉर्टेंट एज दे सर्व एज द गेटवेज टू अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। सो ये एक तरह से हमारे लिए सर्व करते हैं गेटवे टू अफ्रीका, इसीलिए हमारे मोरक्को और अल्जीरिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। ऐसी अगर हम बात करते हैं विच इज रेलेवेंट फॉर इंडिया गिवन इट्स डिजायर टू पेनिट्रेट फ्रैंकोफोन अफ्रीका, दैट इज फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन नेशंस। सो जो फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन नेशंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप याद कीजिए तो जो अफ्रीका है उसको एक्चुअली में स्लाइस कर दिया गया था। जो भी कॉलोनियल पावर्स हैं, उन कॉलोनियल पावर्स में आपको क्या कौन कौन मेजर स्टेक्स होल्डर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज दी फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, यहाँ पर यूएसए भी इंटरवीन किया था, यहाँ पर जर्मनी में इंटरवीन किया था, यहाँ पर पोर्चुगीज भी इंटरवीन किए थे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल देखने को मिलते हैं अफ्रीकन नेशंस में भी, जिनको कहा जाता है फ्रैंकोफोन अफ्रीका, राइट। सो नॉर्थ अफ्रीका इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल एज अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। सो अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, सो सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा कोलैबोरेशन विद नॉर्थ अफ्रीका बिकम्स ग्रेटर,
राइट। सो आप देख सकते हैं इंडिया हैज सेट एम्बिशंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स एंड नॉर्थ अफ्रीका कुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू मीट इट्स रीन्यूएबल एनर्जी गोल्स। सो अगर हमें मीट करना है रीन्यूएबल एनर्जी गोल्स, सो हमारे लिए नॉर्थ अफ्रीका जो रीजन है वो इट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल। सो नॉर्थ अफ्रीका इज ऑल्सो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, मेकिंग इट एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ट्रांजिशन एंड कॉमर्स। सो अगर हमें ट्रेड एंड कॉमर्स करना है तो एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, दी चोक पॉइंट, दैट इज दी सुएज कैनाल। सो सुएज कैनाल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो रीजन है वो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिडिल ईस्ट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी रही होगी। अरब लीग क्या है, सीरियन की सिविल वॉर क्राइसिस क्या एग्जिस्ट करती है, कौन से ग्रुप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और अगर हमने सीरिया को रीएडमिट कर लिया है अरब लीग में तो इसके सिग्निफिकेंस आपको इंडिया पे क्या देखने को मिलेंगी, राइट। सो विल प्रैक्टिस इन एमसीक्यू। इट वाज अगेन अ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो आंसर आपका सिंपल ही है, अगर आपको पता हो, दैट इज 1 and 4 आर करेक्ट। मतलब अलेपो अभी हमने करा, दैट इज सीरिया, इसको इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है सीरिया की। ऐसे अगर मज़ार शरीफ की बात करते हैं, अफगानिस्तान, इट वाज इन न्यूज़। अगर हम किरकुक और मसूल की बात करते हैं, ये इराक में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको येमेन और पैलेस्टीन में नहीं देखने को मिलते हैं, दैट इज वाई 2 and 3 आर इनकरेक्ट। सो ये वाला जो रीजन है, मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, ये जोग्राफिकली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जोग्राफिकल क्वेश्चंस या मैपिंग क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री किसको बॉर्डर कर रही है, राइट। यहाँ पर कौन से सीज हैं, यहाँ पर जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो मिडिल ईस्ट जो रीजन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम योर मैपिंग सेक्शन, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।